नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले काफी समय से संकट के दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के सामने भुगतान पेमेंट की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है। यानी कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ उसके 2 महीने तक के लिए ट्रेड और ट्रेड से होने वाले भुगतान के पेमेंट के लिए पैसे बचे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान यह लगातार प्रयास कर रहा था कि उसे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वैश्विक मुद्रा कोष से पैसे उधार लोन के रूप में मिल जाए। 9 मई को आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में पाकिस्तान के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान को लोन की मंजूरी मिलना ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के तनाव चरम पे है, और वो भी इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को भारत के जम्मू के पहलगांव में पहचान पूछ कर भारतीय लोगों और पर्यटकों की हत्या के बाद भारत के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तान के 9 से अधिक टेरर कैंप को तबाह कर दिए जाने की बात की जा रही है। और इस पूरी परिदृश्य के बीच में आईएमएफ के द्वारा लोन को पाकिस्तान के लिए लोन की मंजूरी दिया जाना एक विवाद का विषय बन गया है। इस पूरी वीडियो में हम ये समझते हैं कि आईएमएफ संस्था क्या है और ये कैसे काम करती है, और उसने इस परिस्थिति में पाकिस्तान को लोन दिया जाना भारत के लिए क्या महत्व रखता है और भारत पे किस तरीके का प्रभाव रख सकता है। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जिसका जन्म 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है, इसको जानने के लिए हम ये समझते हैं कि 1930 के दशक में दुनिया में आई आर्थिक महामंदी क्या थी। आप जानते हो या न जानते हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि दुनिया में 1930 के दशक में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी, और इस भयंकर आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिला था। लेकिन विशेषतः इसका प्रभाव पश्चिम के देशों पे हुआ था, और अमेरिका पे तो इसका प्रभाव इतना बुरा हुआ था कि पूरी अमेरिका की इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो 47% नीचे चली गई थी। अमेरिका में जीडीपी 30% तक संकुचित हो गया था, और वहां बेरोजगारी की दर 20% तक बढ़ गई थी। इस भयंकर आर्थिक मंदी के पश्चात जब ये भयंकर आर्थिक मंदी आई, जिसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें उसमें से कुछ कारणों में यह था कि 1920 से 30 के दशक में अमेरिकी शेयर मार्केट काफी उछाल पे थे। शेयरों के दाम रॉकेट की तरह बढ़े थे और उनका वैल्यूएशन काफी हाई हो गया था। जब उनका वैल्यूएशन काफी हाई हुआ तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने यह प्रयास किया कि इनके दामों को नियंत्रित किया जा सके, और इसलिए वहां ब्याज की दरें बढ़ा दी गई। जब ब्याज की दरें बढ़ा दी गई तो ब्याज की दरों पर आधारित जो इकोनॉमी है, यानी कि जो बैंकों से लोन लेकर चलने वाली इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन पड़ने लगी। इसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चय का माहौल उत्पन्न हुआ, और इस अनिश्चय के माहौल में लोगों ने अपनी खपत कम कर दी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे दोहरा असर हुआ। एक तरफ बैंकों से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लोन मिलने महंगे हो गए, और दूसरी तरफ जनता ने अपने खर्च कम कर दी, यानी कि जनता ने उपभोक्ता वस्तुओं पर की जाने वाले खर्च को भी सीमित कर दिया। तो एक तरफ लोन की महंगाई और दूसरी तरफ खर्च में कमी, जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के चक्कर में फंस गई। उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव, जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरी दुनिया पे है। जैसे कि अभी आपने टैरिफ वार के संदर्भ में देखा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ अन्य देशों पर लगाने की घोषणा की, तो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट किस तरीके से धड़ाम से गिर पड़े। उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी। अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा, खास करके यूरोपीय मुल्कों पर। और वो भी तब जब उस समय दुनिया उस तरीके से ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, इंटरलिंक्ड नहीं थी, लेकिन उस समय भी उसका प्रभाव पड़ा। जब इसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ा तो 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में तय कर किया गया कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, इससे हमें बचने के उपाय करने चाहिए। और भविष्य में ऐसी चीजों से बचने के लिए एक संस्था की योजना तैयार की गई, एक संस्था का संकल्प लिया गया, एक उसका खाका तैयार किया गया कि कोई तो एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी होना चाहिए जो भविष्य में इस तरह की होने वाली चीजों को रोके और दुनिया को इस तरीके की आर्थिक मंदी से बताए। तो अब जाकर 44 देशों में एक सहमति बनी, और उस सहमति से 2 संस्थाओं का जन्म हुआ, जिनको हम कई बार ट्विन सिस्टर के रूप में जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। इस वीडियो में हम आईएमएफ पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा बहनें हैं, लेकिन इन दोनों में मौलिक अंतर है। जब भी किसी देश के सामने भुगतान संकट पैदा होता है, जब भी किसी देश को, बहुत ही साधारण भाषा में समझे, जब भी किसी देश के अंदर उसकी इकोनॉमी इस कदर हो जाती है कि वो आईसीयू में पहुंचने की हालत तक पहुंच जाए, यानी कि वो क्रिटिकली बीमार हो जाती है, वह देश अब आगे बढ़ने के लायक नहीं रहता है, डिफॉल्टर होने का दर्द उसके ऊपर खतरा मंडरा रहता है, वो देश कोलैप्स होने का खतरा मंडरा रहा होता है, तब उस देश को बचाने के लिए जो संस्था आती है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ आईसीयू का डॉक्टर है और वर्ल्ड बैंक
सामान्य सा ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर के जैसा। यानी कि जैसे योगा ट्रेनर आपके सामान्य शरीर को और बेहतर बनाता है, ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का काम है विकास की परियोजनाओं को फंडिंग करना। उदाहरण के लिए भारत को कोई कहीं पे मेट्रो परियोजना बैठानी है, भारत को कोई डैम बनाना हो, भारत को गरीबी मिटाने के लिए कोई स्टेप्स लेने हो, तो ऐसे में भारत वर्ल्ड बैंक से विकास कार्यों के लिए लोन ले सकता है। लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था 1991 के दौर में चली जाए, या भारत की अर्थव्यवस्था या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज जिस दौर में चली गई है, यानी कि अर्थव्यवस्था अगर क्राइसिस में सीधे सीधे चली जाती है, आईसीयू में चली जाती है, तो उस समय बचाने वाले डॉक्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईसीयू का डॉक्टर है और वर्ल्ड बैंक सामान्य जिम ट्रेनर या सामान्य योगा ट्रेनर है। ऐसे में आईएमएफ करता क्या है? अगर आप आईएमएफ की वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें 2-3 प्रकार के उद्देश्य उसके वेबसाइट में बहुत ही स्पष्टता से उल्लेख किया गया है। यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मौद्रिक सहयोग बढ़ाता है। एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के बीच में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड को मॉनिटर करना, उस ट्रेड में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम है, महत्वपूर्ण कार्य है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम आईएमएफ के पास है। चाहे वो ग्रीस का संकट हो, चाहे वो 2008 की मंदी हो, चाहे अमेरिका में 1930 के दशक का दौर आया हो, या आज पाकिस्तान की क्राइसिस हो, इन सारे क्राइसिस में जो संस्था सामने आती है उसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दुनिया भर में गरीबी कम करने के लिए प्रयास करती है संस्था। इसका योगदान पिछले 1944 से लेकर आज तक काफी रहा है। आप जानते हैं कि 1930 के दशक में जो वैश्विक मंदी आई थी, उस समय जो एक्सचेंज सिस्टम था वो गोल्ड बेस्ड था, यानी कि आप ट्रेड करने के लिए गोल्ड में एक्सचेंज करते थे। 1930 की मंदी में इस गोल्ड बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम का भी रोल था। जब 1944 में आईएमएफ बनी तो उसने इसको खत्म किया कि ये गोल्ड बेस्ड जो एक्सचेंज सिस्टम है उसको खत्म करना जरूरी है, और उसको खत्म करके वहां पे अमेरिकी डॉलर बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम को लाया गया। यानी कि मुद्रा की परिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए गोल्ड की जगह पे डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया गया, और उस समय एक औंस गोल्ड पे 35 अमेरिकी डॉलर की मुद्रा तय की गई। यानी कि जिस देश के भंडार में 1 औंस गोल्ड है उसको 35 यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट माना गया। अगर अब उसी हिसाब से जितने आपके पास गोल्ड थे, आपके फॉरेन रिजर्व्स में उतनी रुपए का इंटरनेशनल यूएस डॉलर आपको दे दिया गया। हालांकि यह सिस्टम जो फिक्स रेट सिस्टम था, ध्यान दीजिए, 1930 में जो सिस्टम था वो गोल्ड बेस्ड सिस्टम था। 1944 में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो अमेरिकी डॉलर पे फिक्स रेट का अडॉप्ट किया गया। 1971 में आकर यह सिस्टम भी सफल नहीं साबित हुआ। तब जाके जब ब्रेटन वुड्स की प्रणाली समाप्त हुई तो 1971 में आईएमएफ द्वारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को बदल के अस्थायी विनिमय दर लागू कर दिया गया, यानी कि अस्थायी विनिमय दर को चेंज करके अस्थायी विनिमय दर लागू कर दिया। उसके बाद से यह हुआ कि हमने आईएमएफ में 5 मुद्राओं को, जिसमें चाइनीज, जिसमें जापानीज, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब की मुद्राओं का एक बास्केट तैयार कर लिया कि ये सारी मुद्राएं अब इंटरनेशनली एडॉप्टेड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मुद्राएं हैं। और जब से हमने एक्सचेंज सिस्टम को अस्थिर कर दिया, जब से हमने अस्थायी विनिमय दर प्रणाली लागू किया है, तब से हर देश के मार्केट फोर्सेस तय करते हैं कि करेंसी की क्या वैल्यू है। इसलिए आप न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते होंगे कि डॉलर के मुकाबले इतना रुपया इतना ऊपर चढ़ा, इतना नीचे गिरा। इसका यही अर्थ है। 1971 से पहले डॉलर के मुकाबले रुपए की दर फिक्स हुआ करती थी, लेकिन 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समाप्त होने के बाद मार्केट फोर्सेस, यानी कि अगर आपकी मार्केट मजबूत है, अगर आपका ट्रेड सिस्टम ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है, तो आप डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होगी तो आपका मुद्रा गिरता चला गया। ये अब बाजार की शक्तियां तय करती है, और दूसरे अर्थों में कहें तो एक कैपिटलिज्म का विस्तार है। जिस कैपिटलिज्म में जो बात की जाती है कि लेट द मार्केट डिसाइड, बाजार को तय करने दीजिए, इसी बाजार की शक्तियों को तय करने के लिए 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के खत्म हो जाने के बाद अस्थायी विनिमय दर की प्रणाली आई, और इस अस्थायी विनिमय दर की प्रणाली के बाद आ जाने के बाद से अब मुद्रा बाजार की शक्तियों के द्वारा फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि जब हमने ट्रेड के सिस्टम की शुरुआत की थी तो बार्टर सिस्टम से शुरुआत की थी। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। आपके पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, किसी को गेहूं की जरूरत है, किसी को चावल की जरूरत है, दोनों एक दूसरे से उसको एक्सचेंज कर लेते थे। उसके बाद में वाटर सिस्टम के बाद जो अगला चरण आता है वो धातु की मुद्राओं का विकास होता है। धातु की मुद्राओं, आपने गोल्ड कॉइन्स देखे होंगे, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स,
इस तरीके के क्वाइंस बने होते थे। उन क्वाइंस की खासियत ये थी कि उनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, वो उनके अंतर्निहित जो मेटल है उसकी कीमत के कारण वो कीमती होती थी। और ये धातु की मुद्राएं हमारे इतिहास में राजाओं की संपन्नता के साथ भी जोड़ी जाती थी। इस राजा ने, तनिष्क ने इतने मुद्रे जारी किए, कनिष्क ने इतने मुद्रे जारी किए, इस राजा ने इतने सोने के मुद्रे जारी किए। तो मुद्राओं का राजा की समृद्धि और संपन्नता से भी रिश्ता था। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, उसके बाद धातु की मुद्राएं, तीसरे दौर में सांकेतिक मूल्य सिंबॉलिक करेंसी आती है जो आज प्रचलन में है। आज आपके पास 2000 रुपए का कोई नोट होता है, उस कागज के 2000 की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके पीछे किसी सॉवरेन कंट्री, संप्रभु राष्ट्र की बैकिंग ना हो। तो जब सांकेतिक मुद्रा की प्रणाली आ गई तो आज ट्रेड का यह रूप विकसित हुआ है। और इस ट्रेड के इस रूप को जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें दुनिया की हर करेंसी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है, इसमें आईएमएफ का एक बहुत बड़ा रोल है। आईएमएफ इस इंटरनेशनल ऑर्डर को बना के रखता है। ऐसे में सवाल यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में आईएमएफ जब पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा था तो भारत की आपत्ति इस बात को लेकर है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला पैसा टेरर फाइनेंसिंग में प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान अपने राहत में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत और दुनिया के अन्य देशों में टेरर को फाइनेंस करने के लिए करता है। ऐसे में क्या पाकिस्तान को दिया जाने वाला ये आईएमएफ का फंड उचित था? भारत ने कहा नहीं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वोटिंग पैटर्न संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह नहीं है, इसका वोटिंग पैटर्न अलग होता है। यहां किसी भी को भी लोन देने के लिए जो वोटिंग का परसेंटेज है उसमें हर देश को के वोट की अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि आईएमएफ में टोटल वोटिंग में अमेरिका की अकेले 16% की वैल्यू है। यह वोटिंग की ताकत इस बात से तय होती है कि कौन सा देश आईएमएफ में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्योंकि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इसलिए उसके पास वोटिंग की राइट भी ज्यादा है। इसलिए बार बार आईएमएफ जैसे संस्थानों की आलोचना में एक बात कही जाती है कि यह वेस्टर्न आइडिया है, वेस्टर्न मॉडल है और वेस्टर्न डोमिनेंस है। इसके माध्यम से वो अपनी व्यापारिक संस्थाओं का, अपनी इकोनॉमी का दुनिया भर में दबदबा चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं। क्योंकि आईएमएफ जब कहीं भी लोन देता है, जब कहीं भी कर्ज देता है तो वह उस देश के पॉलिसी में इंटरफेयर करता है और उनकी पॉलिसी में चेंज करने की बात करता है। जैसा 1991 में भारत के संदर्भ में हुआ था जब हमसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो आज पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का लोन मंजूर हो चुका है। भारत को इस पे आपत्ति है, इसलिए भारत ने वहां पे वोटिंग में अब्सटेंड किया, यानी वोटिंग में भाग नहीं लिया। क्योंकि आईएमएफ की वोटिंग में विरोध में वोट करने का विकल्प ही नहीं है। या तो आप पक्ष में वोट कर सकते हैं या आप वोटिंग से दूर जा सकते हैं, अब्सटेंड कर सकते हैं। भारत ने अब्सटेंड किया जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान को लोन मिल गए हैं। लेकिन अब दुनिया और विशेषकर भारत की नजर इस बात पे है कि पाकिस्तान लोन में मिले इस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा ही दुनिया के सामने भीख मांगकर उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से भारत में टेरर फाइनेंस करने के लिए किया है। नमस्कार, धन्यवाद।